कल्पना कीजिए कि किसी अखाड़े के बाहर भारी भीड़ जमा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और बीच मैदान में एक 7 फुट का भारी भरकम पहलवान खड़ा है। बिल्कुल, उसकी मांसपेशियां फड़क रही हैं, चेहरे पर एक अलग ही रौब है। उस दृश्य को देखकर वहां खड़ा कोई भी इंसान तुरंत कह देगा कि भाई यही सबसे ताकतवर है। हाँ, मतलब इससे कोई नहीं जीत सकता, ये इंसानी फितरत है। सही कहा। ये बहुत सीधा, स्पष्ट और सामने दिखने वाला पैमाना है। सदियों से हम इंसानों ने ताकत को इसी तरह मापा है ना। जो सबसे बड़ा है वही सबसे शक्तिशाली है। देखिए, ये एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। शारीरिक ताकत या आकार को देखना और उसे मापना बहुत आसान होता है। इंसान का दिमाग हमेशा से ऐसी चीजें पसंद करता है जिन्हें वो आसानी से देख सके या तराजू में तौल सके। क्योंकि हम उस पहलवान के बाइसेप्स देख सकते हैं, इसलिए हम मान लेते हैं कि वो विजेता है। एकदम सही। जो दिखता है, दिमाग उसी पर विश्वास कर लेता है। लेकिन क्या हो अगर वो मुकाबला कुश्ती का नहीं बल्कि शतरंज का हो? अरे तब तो पूरा खेल ही पलट जाएगा। वही तो। क्या वो भारी भरकम शरीर, वो 7 फुट का कद और फड़कती हुई मांसपेशियां वहां शतरंज की बिसात पर किसी काम आएंगी? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। वहां तो दिमाग का खेल है। और यही बात देशों पर भी लागू होती है। जब हम विश्व स्तर पर राष्ट्रीय शक्ति या किसी देश की ग्लोबल पावर की बात करते हैं तो अचानक वो अखाड़े वाला पैमाना काम करना बंद कर देता है। हाँ, क्योंकि तस्वीर बहुत धुंधली होने लगती है। मतलब समझ ही नहीं आता कि असल में ताकतवर कौन है। वो जिसके पास सबसे ज्यादा हथियार हैं या वो जो दुनिया की सोच को नियंत्रित कर रहा है। और यहीं से पूरी जटिलता शुरू होती है। आज की 2026 की दुनिया में किसी देश की असली ताकत का आकलन करना ये एक बेहद उलझा हुआ विज्ञान बन चुका है। अब ये सिर्फ हथियारों की गिनती का खेल नहीं रह गया है। और यही आज के हमारे इस गहन विश्लेषण के मुख्य विषय है। हम 2026 की दुनिया की असल बिसात पर नजर डाल रहे हैं, जो कि बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल, हमारे पास आज जो स्रोत हैं, जिनमें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की ताज़ा रिपोर्ट और राष्ट्रीय शक्ति से जुड़े कुछ बेहद ऐतिहासिक दस्तावेज शामिल हैं, वे आपस में बुरी तरह टकरा रहे हैं। मतलब आंकड़े इतने विरोधाभासी हैं कि किसी का भी सिर चकरा जाए। सच में, एक रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकत है, जबकि ठीक उसी साल की दूसरी रिपोर्ट भारत को टॉप 10 की लिस्ट से ही बाहर कर देती है। ये विरोधाभासी तो इस पूरे विषय की जान है। देखिए, एक ही साल, एक ही देश, वही अर्थव्यवस्था, वही सेना, लेकिन रैंकिंग में जमीन आसमान का अंतर। ये क्या दर्शाता है? ये दिखाता है कि दुनिया अब ताकत को किसी एक चश्मे से नहीं देख रही है। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम इस पहेली को पूरी तरह से सुलझाएं। 2026 में राष्ट्रीय शक्ति का असली पैमाना आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ टैंक और मिसाइलों की गिनती है, या इसके पीछे कूटनीति, अर्थव्यवस्था और विज्ञान की कोई ऐसी गहरी रणनीति छिपी है जो हमें आमतौर पर दिखाई नहीं देती? बिल्कुल, हमें इसकी तह तक जाना होगा। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं और सबसे पहले उस पैमाने से शुरू करते हैं जो हमारी आंखों को सबसे ज्यादा दिखाई देता है, सैन्य शक्ति, जो कि सबसे पारंपरिक तरीका है। हाँ, तो ओके, लेट्स अनपैक दिस। हमारे सामने ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 के आंकड़े हैं। इस इंडेक्स के अनुसार दुनिया की टॉप 4 सैन्य ताकतें हैं अमेरिका, रूस, चीन और भारत। स्रोत के मुताबिक अमेरिका 0.0744 के बेहतरीन पावर इंडेक्स स्कोर के साथ नंबर 1 पर बना हुआ है। देखिए, यहाँ इस स्कोरिंग सिस्टम को थोड़ा समझना जरूरी है। श्रोताओं को लग सकता है कि स्कोर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इस इंडेक्स में जो परफेक्ट स्कोर होता है वो 0.0000 होता है। अच्छा, मतलब स्कोर जितना कम ताकत उतनी ज्यादा। बिल्कुल, यानी आपका स्कोर जितना कम होगा, आपकी सैन्य शक्ति उतनी ही अधिक और मारक मानी जाएगी। और ये स्कोर सिर्फ सैनिकों की संख्या से नहीं बनता। तो इसमें और क्या-क्या शामिल होता है? इसमें थल सेना, वायुसेना, नौसेना की क्षमता, इसके अलावा भौगोलिक स्थिति, लॉजिस्टिक्स और देश के रक्षा बजट जैसे 60 से ज्यादा कारकों को मिलाकर एक बहुत ही जटिल फॉर्मूला तैयार किया जाता है। चलिए, ये बात तो समझ आती है, लेकिन इस लिस्ट में कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जो सच में हैरान करते हैं। हाँ, कुछ देशों की रैंकिंग में बड़े उलटफेर हुए हैं। स्रोत के आंकड़ों का अगर हम ध्यान से देखें तो जर्मनी, जो 2024 में 19वें स्थान पर अटका हुआ था,
उसने 2026 में एक जबरदस्त छलांग लगाई है और सीधे 12वें स्थान पर आ गया। ये एक बहुत बड़ी छलांग है। और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की रैंकिंग औंधे मुंह गिरी है। 2023 में जो पाकिस्तान 7वें स्थान पर था, वो 2026 में खिसक कर 14वें स्थान पर आ गया। हमारे स्रोत के दस्तावेज बताते हैं कि इसके पीछे हालिया रणनीतिक घटनाएं और विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर जैसे घटनाक्रम जिम्मेदार हैं, जिन्होंने उनके सैन्य संसाधनों और संतुलन को भारी नुकसान पहुंचाया है। एक मिनट, यहाँ हमें एक बात बहुत स्पष्ट करनी होगी। इन रिपोर्ट्स में जो भी दावे किए गए हैं और जिन ऑपरेशंस का जिक्र है, हाँ बिल्कुल, हमारा काम उन्हें सही या गलत ठहराना नहीं है। ना ही हम किसी देश की राजनीति या उनके सैन्य फैसलों का समर्थन कर रहे हैं। एकदम सही बात है। हम सिर्फ और सिर्फ स्रोत में दिए गए डेटा का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हम सिर्फ डेटा की बात करेंगे। ये जो गिरावट है, ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाती है। सैन्य शक्ति कोई स्थायी चीज नहीं है। मतलब ये रातों रात बदल सकती है। हाँ, एक बड़ा ऑपरेशन, एक रणनीतिक चूक या संसाधनों का अत्यधिक खिंचाव रातों रात आपकी ऑपरेशनल तैयारी को कमजोर कर सकता है। पाकिस्तान का 7वें से 14वें स्थान पर आना इसी बात का प्रमाण है कि केवल हथियार जमा कर लेना काफी नहीं है। उन्हें बनाए रखने की आर्थिक क्षमता भी होनी चाहिए। एकदम सटीक। ये बहुत अहम बिंदु है। अब अगर हम भारत की बात करें, जो इस लिस्ट में 4थे स्थान पर है, उसकी थल सेना विशाल है, वायुसेना लगातार आधुनिक हो रही है, लेकिन मुझे यहाँ एक बात बहुत खटकती है और मैं थोड़ा संशय में हूँ। क्या बात खटक रही है आपको? किसी देश की ताकत को सिर्फ उसकी सेना के आकार से मापना मुझे वैसा ही लगता है जैसे किसी स्मार्टफोन को सिर्फ उसकी बैटरी के आकार से जज करना। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत दिलचस्प है ना? मान लीजिए मेरे पास एक फोन है जिसमें बहुत बड़ी बैटरी है, लेकिन उसका प्रोसेसर 10 साल पुराना है और सॉफ्टवेयर बार बार हैंग करता है, तो क्या वो एक अच्छा स्मार्टफोन कहलाएगा? कतई नहीं, वो सिर्फ एक भारी ईंट के समान होगा। वही तो क्या 2026 में दुनिया पर राज करने या प्रभाव डालने के लिए सिर्फ टैंकों और मिसाइलों की गिनती ही काफी है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि आपके इस सवाल का जवाब हमें हथियारों की गिनती में नहीं मिलेगा। तो फिर कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा रक्षा खर्च और रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D के आंकड़ों में। भारत के पास एक विशाल और बेहद सक्षम सेना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भविष्य के युद्धों के लिए उसकी सबसे बड़ी चुनौती है कम रक्षा खर्च और नई तकनीक में सीमित निवेश। स्रोत के आंकड़े एक बहुत ही साफ तस्वीर पेश करते हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? अमेरिका और चीन अपने विशाल रक्षा बजट का लगभग 15% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ नई सैन्य तकनीकों जैसे ड्रोन स्वॉर्म्स, रेजर हथियार और अगली पीढ़ी के सेंसर्स को विकसित करने में खर्च करते हैं। बाप रे, 15%? हाँ, और इसके विपरीत भारत में ये आंकड़ा करीब 5% के आसपास ही है। रुकिए, क्या सच में इतना बड़ा फासला है? मतलब एक तरफ 15% और दूसरी तरफ सिर्फ 5%? जी हाँ, स्रोत का डेटा यही बताता है। इसका तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि हम सिर्फ सैनिकों की संख्या बढ़ाने और पुराने हथियार खरीदने पर जोर दे रहे हैं, जबकि असली खेल तो हथियारों को स्मार्ट बनाने का है। सटीक। भविष्य की शक्ति इस बात से कतई तय नहीं होगी कि सरहद पर आपके कितने सैनिक खड़े हैं। तो फिर किस बात से तय होगी? ये इस बात से तय होगी कि आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या क्षमता है, आपकी साइबर सुरक्षा कितनी अभेद्य है और अंतरिक्ष में आपके उपग्रह कितने सुरक्षित हैं। मतलब टेक्नोलॉजी ही असली राजा है। बिल्कुल। अमेरिका आज भी नंबर 1 सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा विमान है, वो इसलिए है क्योंकि उसका तकनीकी और रणनीतिक निवेश बाकी दुनिया से दशकों आगे है। तो अगर सिर्फ सेना के आकार और R&D से बात नहीं बनती, तो क्या कोई ऐसा गुप्त फॉर्मूला है जो सदियों से चला आ रहा है? मतलब राष्ट्रीय शक्ति आखिर जन्म कैसे लेती है? इसके लिए हमें इतिहास में झांकना होगा। हाँ, क्योंकि हमारे स्रोत हमें इतिहास के कुछ बहुत ही गहरी खाइयों में ले जाते हैं। विकिपीडिया के दस्तावेज बताते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति कोई आज की अवधारणा नहीं है। सदियों से इस पर मंथन हो रहा है। बिल्कुल। प्राचीन काल में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में इसकी बात की थी, उधर यूनान में अरस्तु ने राज्यों की ताकत का विश्लेषण किया था। लेकिन मुझे स्रोत में एक ऐसा सिद्धांत मिला जिसने सच में मुझे चौंका दिया। आप किस सिद्धांत की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं मैक्स ऑस्ट्रोविस्की की थ्योरी की। ऑस्ट्रोव्स्की। वो थ्योरी भौगोलिक स्थितियों और शक्ति के बीच के संबंध पर एक बहुत ही गहरा और अलग नजरिया पेश करती है। गहरा तो है, लेकिन बहुत अजीब भी है यार। मतलब ऑस्ट्रोविस्की का मानना था कि दुनिया पर राज करने के लिए दिमाग, सेना या हथियारों से ज्यादा बारिश और अनाज की खेती जरूरी है।
हाँ, सुनने में ये थोड़ा अजीब जरूर लगता है। बारिश और अनाज, इससे कोई देश ग्लोबल पावर कैसे बन सकता है? ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही। देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये पूरी तरह से तार्किक लगता है। वो कैसे? इसे ऐसे समझिए, ऑस्ट्रोव्स्की ये तर्क दे रहे हैं कि जो देश समशीतोष्ण और नमी वाले क्षेत्रों यानी ह्यूमिड टेम्परेट जोन्स में स्थित हैं, वहाँ मौसम खेती के लिए बहुत अनुकूल होता है। अच्छा, तो पैदावार अच्छी होती है? बिल्कुल। इसका मतलब है कि वहाँ कम मेहनत में बहुत ज्यादा अनाज पैदा होता है। अब सोचिए इसका असर क्या होता है। क्या असर होता है? जब समाज के भरण पोषण के लिए पर्याप्त अनाज आसानी से मिल जाता है तो देश की एक बहुत बड़ी आबादी खेती के काम से आजाद हो जाती है। उन्हें दिन भर खेतों में पसीना नहीं बहाना पड़ता। ओह, अच्छा, मतलब बारिश से बम्पर पैदावार रही और पैदावार से इंसान खेती के काम से फ्री हो गया। बिल्कुल। और ये जो खेती से आजाद हुई मैन पावर है, यही लोग फिर शहरों की तरफ जाते हैं। यही लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, नए आविष्कार करते हैं और सेना में भर्ती होते हैं। मतलब सारा खेल बुनियादी जरूरतों के पूरे होने का है। हाँ, ऑस्ट्रोव्स्की समझाते हैं कि औद्योगिक क्रांति अचानक किसी भी जगह नहीं हो गई। ये वहीं हुई जहां बारिश और मौसम ने कृषि को इतना सक्षम बना दिया कि इंसान का दिमाग सिर्फ पेट भरने की चिंता से बाहर निकल पाया और मशीनें बनाने की दिशा में सोच सका। ये सच में एक माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट है ना? भूगोल ही सब कुछ तय कर रहा था। मतलब प्रकृति ने तय किया कि कहाँ के लोग फैक्ट्रियां लगाएंगे और कहाँ के लोग सिर्फ खेती में उलझे रहेंगे। बिल्कुल। और फिर समय के साथ ताकत को मापने के ये फॉर्मूले भी बदलते चले गए। मुझे याद है स्रोत में एक और पुराने तरीके का जिक्र है, जे डेविड सिंगर का सिंक इंडेक्स। हाँ, CINC, कंपोजिट इंडिकेटर ऑफ नेशनल कैपेबिलिटी। ये 1960 के दशक का बहुत मशहूर इंडेक्स था। और पता है ये मुख्य रूप से क्या मापता था? क्या? स्टील और कोयले का उत्पादन। सिर्फ स्टील और कोयला? आज के जमाने में तो ये बहुत ही अजीब लगता है। आज अजीब लगता है, लेकिन 60 के दशक में दुनिया का पूरा ढांचा इसी पर टिका था। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। बिल्कुल। जिसके पास स्टील था वही बड़े बड़े पानी के जहाज बना सकता था, टैंक्स बना सकता था, रेलवे लाइन बिछा सकता था और गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर सकता था। हाँ, स्टील भौतिक ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक था उस समय। लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदली, ये पैमाना पूरी तरह से पुराना और अप्रासंगिक हो गया। आज आप सिर्फ स्टील बनाकर सुपर पावर नहीं बन सकते। तो आज क्या चाहिए? इसीलिए अब हमारे पास वर्ल्ड पावर इंडेक्स जैसी आधुनिक प्रणालियां आ गई हैं। और ये नया वर्ल्ड पावर इंडेक्स पुराने तरीकों से कैसे अलग है? इसमें ऐसा क्या खास है जो सिंक इंडेक्स में नहीं था? देखिए, ये इंडेक्स सिर्फ मटेरियल कैपेबिलिटीज यानी आपकी सेना, पैसा और संसाधन, सिर्फ इनको नहीं मापता। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये इममटेरियल कैपेबिलिटीज यानी अमूर्त क्षमताओं को भी उसी तराजू में तौलता है। अब अमूर्त क्षमताएं मतलब आसान भाषा में कहें तो वो चीजें जिन्हें हम छू नहीं सकते, जैसे किसी देश का सॉफ्ट पावर, उसकी कूटनीति, उसका वैश्विक प्रभाव। एकदम सही कहा। ये वो ताकत है जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस पूरी दुनिया को होती है। जैसे आपकी संस्कृति को दुनिया कितना पसंद करती है, संकट के समय कितने देश आपके साथ खड़े होते हैं, दुनिया भर के नैरेटिव या विमर्श को आप कितना नियंत्रित कर सकते हैं, ये सब अमूर्त क्षमताएं हैं। अरे वाह! और असली कहानी में ट्विस्ट यही आता है। बिल्कुल। जब हम इन अमूर्त क्षमताओं और आधुनिक मैट्रिक्स को आज की दुनिया पर लागू करते हैं तो 2026 की दुनिया की तस्वीर पूरी तरह से पलट जाती है। मतलब एकदम 180 डिग्री का बदलाव। हाँ, आंकड़े एकदम चौंकाने वाले हैं। अब हम चर्चा में लाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2026 की रिपोर्ट को। इस लिस्ट में टॉप 3 देश तो अपनी जगह पर कायम है, अमेरिका, चीन और रूस। लेकिन असली झटका तब लगता है जब हम देखते हैं कि भारत टॉप 10 से बाहर हो गया है और सीधा 12वें स्थान पर खिसक गया है। और ये वो बिंदु है जहां हमें आपके स्मार्टफोन की बैटरी और प्रोसेसर वाले उदाहरण को फिर से याद करना चाहिए। रुकिए, मैं यहाँ थोड़ा असहमत हूँ। ये कैसे संभव हो सकता है? मैं समझ सकती हूँ, ये थोड़ा अजीब लगता है। मतलब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और ताकतवर सेना है, सबसे ज्यादा आबादी है, यानी मैन पावर की कोई कमी नहीं है, फिर भी 12वां स्थान। ये डेटा मुझे हजम नहीं हो रहा। क्या ये रिपोर्ट किसी पूर्वाग्रह का शिकार है? देखिए, ये हैरानी स्वाभाविक है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें गहराई में जाना होगा।
हमें ये देखना होगा कि ये रिपोर्ट आखिर मापती क्या है। तो क्या मापती है ये रिपोर्ट? इस रैंकिंग में सिर्फ बंदूकों की संख्या या जीडीपी के आकार को नहीं देखा जाता। ये रिपोर्ट देखती है कि आपके वैश्विक गठबंधन कितने मजबूत हैं। अच्छा। आपकी कूटनीतिक पहुंच कितनी दूर तक है, आपकी शासन व्यवस्था में कितनी स्थिरता है और आपका सांस्कृतिक प्रभाव कैसा है। तो कहाँ पीछे रह गया? भारत के पास विशाल सेना और अर्थव्यवस्था है, लेकिन जिन देशों ने भारत को इस लिस्ट में पीछे छोड़ा है, उनके पास कुछ ऐसी अमूर्त क्षमताएं हैं जो वैश्विक स्तर पर बहुत गहरा और तुरंत प्रभाव डालती हैं। अच्छा, तो स्रोत में दिए गए उदाहरणों पर गौर करते हैं। जैसे कि फ्रांस का उदाहरण लेते हैं। फ्रांस इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है। अब फ्रांस की सेना या आबादी भारत जितनी बड़ी तो नहीं है, फिर वो आगे कैसे है? फ्रांस का उदाहरण बहुत सटीक है। उनकी ताकत सिर्फ उनकी सीमाओं के भीतर नहीं है। आप अफ्रीका के कई देशों और मध्य पूर्व को देखिए। हाँ, वहाँ उनका काफी प्रभाव है। बिल्कुल, वहाँ फ्रांस की जो कूटनीतिक पहुंच है, उनकी जो फ्रैंकोफोन संस्कृति का प्रभाव है और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने उनका वीटो पावर है, वो उन्हें एक वैश्विक खिलाड़ी बनाता है। वे अपने देश से हजारों किलोमीटर दूर के फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। ये बात समझ आती है। लेकिन दक्षिण कोरिया, वो 6ठे स्थान पर है। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है। एक ऐसा देश जो हर दिन अपने पड़ोसी उत्तर कोरिया के सायों और परमाणु खतरे में जीता है, वो देश वैश्विक ताकत की लिस्ट में इतना ऊपर कैसे हो सकता है? दक्षिण कोरिया ने सॉफ्ट पावर और टेक्नोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन तैयार किया है, वो दुनिया में बेजोड़ है। उन्होंने अपनी सेना को तो मजबूत रखा ही है, लेकिन असली खेल उन्होंने कहीं और खेला है। टेक्नोलॉजी में? हाँ, उनके इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके सेमीकंडक्टर। सोचिए, दुनिया का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहां दक्षिण कोरियाई कंपनियों के फोन या टीवी ना हो। ये तो 100% सच है। और इसके ऊपर से उनका सांस्कृतिक प्रभाव देखिए। के-पॉप संगीत, कोरियन ड्रामा, उनकी फिल्में, पूरी दुनिया के युवा उनकी संस्कृति से प्रभावित हैं। हाँ, आजकल तो हर जगह कोरियन कल्चर का ही क्रेज है। बिल्कुल। जब दुनिया आपकी तकनीक पर निर्भर हो और आपकी संस्कृति से प्यार करती हो, तो आपका कूटनीतिक प्रभाव अपने आप कई गुना बढ़ जाता है। लोग आपके देश के खिलाफ आसानी से नहीं जाते। ये कमाल का नजरिया है। एक और दिलचस्प नाम इस लिस्ट में है, सऊदी जगब, जो 9वें स्थान पर है। अब इनकी कोई बहुत बड़ी सेना या हॉलीवुड जैसा प्रभाव तो नहीं है, लेकिन इनकी ताकत है जमीन के नीचे दबा हुआ तेल, जो कि दुनिया की रगों में दौड़ता है। हाँ, स्रोत के मुताबिक वे जब चाहें वैश्विक ऊर्जा की कीमतों को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। ये भी तो एक तरह की ताकत ही है। बिना एक भी गोली चलाए सिर्फ एक वॉल बंद करके दुनिया की सांसें ऊपर नीचे करने की ताकत। ये आपने बिल्कुल सही पकड़ा। असली ताकत सिर्फ बचाव करना नहीं है। असली ताकत वो है जब कोई देश अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को अपनी इच्छा और अपनी टाइमलाइन के अनुसार मोड़ सके। और इसका एक बहुत ही ज्वलंत और आक्रामक भू राजनीतिक उदाहरण हमारे स्रोत में दर्ज है। 2026 में अमेरिका द्वारा वेनेजुएला में चलाया गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। हाँ, ये एक बहुत बड़ी घटना थी। उनके राष्ट्रपति को सत्ता से हटाकर पकड़ लिया। इस एक घटना ने अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और शक्ति के उपयोग पर एक बहुत बड़ी वैश्विक बहस छेड़ दी थी। और यहाँ फिर से श्रोताओं के सामने ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हम इस घटना का कोई राजनीतिक पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हमारा काम अमेरिका के इस कदम को सही ठहराना या उसका विरोध करना नहीं है। हम इसे सिर्फ एक केस स्टडी के रूप में देख रहे हैं कि शक्ति का वैश्विक प्रक्षेपण यानी ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन कैसे काम करता है। एकदम सही। ये उदाहरण सिर्फ ये समझने के लिए है कि एक सुपर पावर का वैश्विक प्रभाव किस स्तर तक काम करता है। हाँ, क्योंकि कोई आम देश ऐसा नहीं कर सकता। बिल्कुल। कोई भी साधारण देश अपनी सीमाओं से हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे महाद्वीप में जाकर इस तरह का ऑपरेशन अंजाम नहीं दे सकता। इसके लिए आपको बेजोड़ लॉजिस्टिक्स, इंटेलिजेंस और इस बात का आत्मविश्वास चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई आपको रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल सही कहा। यह दर्शाता है कि शक्ति केवल सरहदों की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक घटनाओं को सक्रिय रूप से आकार देने के लिए कैसे इस्तेमाल होती है। और इसी सटीक उदाहरण से हमारा अगला बड़ा सवाल पैदा होता है। कौन सा सवाल? देखिए, दुनिया में कई शक्तिशाली देश हैं, लेकिन एक शक्तिशाली देश और एक महाशक्ति यानी सुपर पावर के बीच आखिर क्या फर्क है? वो कौन सी लकीर है जो इन दोनों को बांटती है? तो इस सब का असल में क्या मतलब है? आखिर एक सुपर पावर होने का वैज्ञानिक या रणनीतिक आधार क्या है? इसे समझने के लिए हमें 1943 में जाना होगा। ये शब्द सुपर पावर असल में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्वान
निकोलस स्पाइकमैन द्वारा गढ़ा गया था। अच्छा, 1943 में। हाँ, और उन्होंने हवाई बातें नहीं की, बल्कि राज्य की शक्ति के 7 आयाम यानी 7 डायमेंशंस तय किए। उनके अनुसार महाशक्ति वह है जो इन 7 मोर्चों पर एक साथ मजबूत हो। और वे 7 आयाम कौन से हैं? मैं भी जानना चाहूंगा। पहला है भूगोल, यानी आपकी सीमाएं कितनी सुरक्षित और रणनीतिक हैं। दूसरा है जनसंख्या, क्या आपके पास काम करने वाले युवा हैं। तीसरा है अर्थव्यवस्था, क्या आपका जीडीपी वैश्विक व्यापार को प्रभावित करता है। ठीक है, भूगोल, जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, आगे। चौथा है संसाधन, आपके पास ऊर्जा और खनिज कितने हैं। पांचवा है सेना, क्या आप दुनिया में कहीं भी लड़ सकते हैं। छठा है कूटनीति, क्या आपके पास मजबूत अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। और सातवां है राष्ट्रीय पहचान, क्या आपके देश के लोग संकट के समय एक साथ खड़े होते हैं। बाप रे, ये तो पूरी एक चेकलिस्ट होगी। बिल्कुल, जब कोई देश इन 7 आयामों का एक संतुलित इकोसिस्टम बना लेता है, तब वो सुपर पावर बनता है। अगर हम आज की 2026 की दुनिया में चीन और अमेरिका की तुलना करें, तो स्पाइकमैन का ये सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ आता है। कैसे, जरा समझाइए। स्रोत के अनुसार चीन आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष अन्वेषण और बड़े पैमाने के विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, उनका विनिर्माण बेजोड़ है। तो फिर चीन अमेरिका को पछाड़कर नंबर 1 क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि चीन भले ही कुछ आयामों में बहुत तेजी से आगे निकल रहा है, लेकिन अमेरिका ने पिछले 70 सालों में इन 7 आयामों का एक ऐसा जाल बुना है जिसे भेदना फिलहाल बहुत मुश्किल है। मतलब अमेरिका का बेस बहुत मजबूत है। हाँ, अमेरिका की असली ताकत सिर्फ उसके विमान वाहक पोत नहीं है, उसकी ताकत है डॉलर का वैश्विक प्रभुत्व। दुनिया का ज्यादातर व्यापार आज भी डॉलर में होता है। सही कहा। उसकी ताकत है नाटो जैसे मजबूत वैश्विक सैन्य गठबंधन, जो चीन के पास नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है हॉलीवुड, सिलिकॉन वैली और उसकी टेक कंपनियां, जिनका इस्तेमाल पूरी दुनिया रोजमर्रा के जीवन में करती है। यानी जब तक कोई देश सैन्य प्रभुत्व, आर्थिक नेतृत्व, वैश्विक गठबंधन और सांस्कृतिक प्रभाव को एक ही पैमाने पर नहीं मिला लेता, तब तक अमेरिका को नंबर 1 की कुर्सी से हटाना बहुत मुश्किल है। एकदम सही। चीन पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी उसे वो वैश्विक कूटनीतिक और सांस्कृतिक पैठ बनानी है जो अमेरिका के पास पहले से है। आपका ये विश्लेषण बिल्कुल सटीक है। आज के समय में शक्ति किसी एक बॉक्स में बंद नहीं है। यह एक मकड़ी के जाल की तरह है, जो अर्थव्यवस्था, तकनीक, सेना और संस्कृति हर दिशा में फैला हुआ है। तो जो भी लोग आज के इस गहन विश्लेषण को सुन रहे हैं, उनके लिए सारी जानकारी का असल जीवन में क्या मतलब है? यह एक बहुत जरूरी सवाल है। क्योंकि जब भी हम न्यूज़ चैनल खोलते हैं या इंटरनेट पर देखते हैं, तो रोज अलग अलग देशों की रैंकिंग्स आती रहती हैं और हम भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सी रिपोर्ट सही है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का जमाना है। बिल्कुल। इस सूचनाओं की बाढ़ के दौर में ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी देश की असली ताकत सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि उसकी सेना में कितने लाख जवान हैं। हाँ, वो सिर्फ एक हिस्सा है। जब हम किसी भी देश को उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी संस्कृति, उसके तकनीकी नवाचार और कूटनीति के एक जटिल मिश्रण के रूप में देखना शुरू करेंगे, तब हमें अखबार की सुर्खियों के पीछे की असली कहानी समझ में आएगी। रैंकिंग्स तो बस एक इशारा हैं, असली खेल तो उस स्मार्टफोन के प्रोसेसर और अमूर्त क्षमताओं के भीतर चल रहा है। ये एक बहुत ही शानदार निष्कर्ष है। और आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं स्रोत सामग्री के ही आधार पर एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर शायद शुरुआत में हमारा ध्यान न जाए, लेकिन जो भविष्य की भू राजनीति को पूरी तरह से परिभाषित करेगा। कौन सा विचार? हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि सऊदी अरब अपनी मौजूदा ताकत और नवे स्थान के लिए पूरी तरह से जमीन के नीचे मौजूद अपने तेल पर निर्भर है। हाँ बिल्कुल, तेल ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जरा सोचिए, पूरी दुनिया अब बहुत तेजी से जलवायु परिवर्तन के कारण रिन्यूएबल एनर्जी यानी सौर और पवन ऊर्जा की तरफ शिफ्ट हो रही है। ये तो हो रहा है। तो सबसे बड़ा और विचारणीय सवाल ये है कि जब दुनिया को तेल की उतनी जरूरत ही नहीं रहेगी, तो क्या आने वाले दशकों में सऊदी अरब दुनिया के टॉप 10 ताकतवर देशों की सूची में अपनी जगह बचा पाएगा? ये सच में सोचने वाली बात है। अरे बाप रे, ये वाकई दिमाग को झकझोर देने वाला सवाल है ना? हाँ, मतलब ताकत के पैमाने कभी स्थिर नहीं रहते, वे हमेशा बदलते रहते हैं।
जो आज शक्तिशाली है जरूरी नहीं कि वो कल भी रहे। बिल्कुल, समय के साथ सब बदल जाता है। तो अगली बार जब भी दुनिया की बड़ी ताकतों और उनके प्रभाव की बात हो, तो हमें सिर्फ उस 7 फुट के भारी भरकम बॉक्सर को नहीं देखना चाहिए। हमें उस शांत बैठे शतरंज के खिलाड़ी पर भी बारीक